हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने लगभग सारे कॉपी के सर्टिफाइड पेपर एनालिसिस डाल दिया था, लास्ट बचा था लॉ। दैट्स माय फेवरेट वन। ठीक है सर, लॉ कहीं ना कहीं इस अटेम्प्ट में हार्ड पेपर था। जैसे हर अटेम्प्ट में ऐसे ही आपको ऐसा पेपर देगा जहाँ पे 70-80% विकेट गिरेंगे। ठीक है, 60 से 70% विकेट गिराना ही आईसीआई को। तो सर इस अटेम्प्ट में कौन सा पेपर था? इस अटेम्प्ट में था वो लॉ का पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर एफआर मैंने अपेयर किया। आई एक्सपेक्टेड कि एफआर का पेपर हार्ड आना था इस बार का, बट ठीक है नहीं हुआ, बढ़िया था। क्योंकि एफआर प्रैक्टिकल में मेरे को कहीं लगता है कि प्रैक्टिकल हार्ड आ गया तो मैं अपना विकेट खो दूंगा वहाँ पे। थ्योरी में लगा कि मैं टैकल कर जाऊंगा। ठीक है, कोई भी हार्ड पेपर आ जाए थ्योरी में मैं टैकल कर सकता हूँ। तो एफआर पेपर इजी गया, ठीक ठाक था, एवरेज था। एसएफएम पेपर लगभग एवरेज था। ऑडिट का पेपर थोड़ा सा कह सकते हो ऊपर नीचे था, बट ठीक था, अच्छा गया। तो मेरे को लगा यार चौथा पेपर तो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है, इसमें तो मैं आराम से स्कोर कर सकता हूँ। ये तो मेरा फेवरेट वन है, मेरे को अच्छा भी लगता है, मैंने पढ़ाया भी है। क्यों ना इसमें दिमाग क्या लगाना, 3 पेपर इजी चल गया, चौथा भी सही चला जाएगा। यही मिस्टेक मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा, कहाँ कहाँ अपना अच्छा कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं मिस्टेक्स बताऊंगा। सबसे पहले बता रहा हूँ एमसीक्यू। एमसीक्यू में आई गॉट 25 मार्क्स। ठीक है सर, 25-26 लॉ का एमसीक्यू थोड़ा सा घुमा के था, ट्रिकी था, बट ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर रखोगे एमसीक्यू आराम से होगा। अब डाइजेस्ट केस सिनेरियोज ये उधर उधर लगने में चक्कर लगोगे, टाइम वेस्ट है। आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करो, सेक्शंस के प्रोविजंस क्लियर करो, और ज़्यादा मन है तो 10-12 केस सिनेरियोज बना लेना। ठीक है, और वो 100 वाला बना लेना। उसके अलावा कोई और एमसीक्यू ट्राई मत करना। तो वहाँ से आपका हो जाएगा। एमसीक्यू अच्छा स्कोर किया तो इसलिए मैं 50+ क्रॉस करने के लिए अच्छा हो गया। क्योंकि 70% बच्चे इसमें लॉ ही में फेल हुए होंगे गारंटीड। अगर ग्रुप 1 में रिजल्ट अगर 20% या 50% जो भी था वो था, क्योंकि 80-70% बच्चे फेल हुए होंगे, तो वो लॉ में हुए होंगे। अदरवाइज सब पेपर एवरेज था, अच्छा था, एक ऑडिट का पेपर कह सकते हो। तो इसी बीच में था, लॉ का पेपर थोड़ा टफ था। सब मिस्टेक्स, आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हुई? सब पहला मिस्टेक, सर मैंने अमेंडमेंट कवर नहीं किया था। सर इस बार के अमेंडमेंट नहीं, पिछले बार के अमेंडमेंट। सर जरूरी नहीं था तुरंत अमेंडमेंट पूछ देता, बट इस बार का अमेंडमेंट जस्ट पूछा इस बार इसे ने। सर मेरा 4 से 5 नंबर के बीच है, मान लो टोटल मिला के एमसीक्यू मिला के 8 नंबर तक का ऐसा अमेंडमेंट पोर्शन था। इस बार आईसीआई ने बहुत अच्छा अमेंडमेंट पूछा, मतलब लगभग सब क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन नहीं, कहीं कहीं अमेंडमेंट अच्छे खासे थे। ठीक है, तो अमेंडमेंट मैंने मिस किया। 4 नंबर का तो डिट्टो डायरेक्टर चैप्टर का अमेंडमेंट था, डेटा बैंक का, जो मेरे को लगा यार नहीं किया। ये मैं बाद में आके रो रहा था। बस ये नहीं खुश था कि मैं अच्छे पेपर करके आया 50+ वाला, नहीं, मैं ये रो रहा था यार ये 4 नंबर क्यों छूट गया मेरा। तो कह सकते हैं 4 से 5 नंबर मेरा अमेंडमेंट के वजह से छूटा। कहीं ना कहीं आईसीआई पेपर हार्ड बनाएगा ना आपसे, तो अमेंडमेंट को जस्ट हिट करेगा। लोगों के दिमाग में मिथ है कि इस बार का अमेंडमेंट इस बार नहीं पूछा जाता, अगले बार पूछा जाता। भाई इस बार का अमेंडमेंट इस बार पूछा गया। ठीक है, डायरेक्टर चैप्टर का ही सब अमेंडमेंट था मोस्टली। सब मिस्टेक्स और क्या हुए, पेपर था लेंदी, मतलब हर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का था, उसके अंदर सब पॉइंटर्स सब बहुत सारे थे। तो मोर फोकस ऑन क्वांटिटी। यहाँ पे भी मैंने क्या फोकस किया, मैंने क्वांटिटी फोकस करने लगा। मैंने जबरदस्ती की बातें लिखना स्टार्ट कर दी पेपर में। मैं उसको समझा रहा, देख मेरे को लॉ आता है, मैं लॉ पढ़ाया भी हूँ, मेरे को लॉ अच्छे से आता है, ये सुन। तो मैं उसको लॉ सुना रहा था, लोडी एक्टिव। ठीक है, तो नहीं सुनाना है उसको, आपको लॉ, आपको जो पूछा गया है, अगर पेपर लेंदी आ रहा है ना, तो अपने क्रक्स पे रहो, अपने बातों पे रहो, ज़्यादा उसको लॉ पढ़ाओ मत। ठीक है, अपने लैब ठीक है, लेकिन चेकर को उतना मत पढ़ाओ, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट होकर नंबर काटता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर मेरा यहाँ पे लैप्स किया होगा कि मैंने क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया है। क्वालिटी पे भी किया, बट मैंने जबरदस्ती की क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया, जो कि मेरे को करना नहीं चाहिए था। ठीक है सर, थर्ड क्या हुआ, मैंने उसको बहुत लाइटली ले लिया पेपर को। सच बता रहा हूँ, मैंने 4th पेपर को बहुत लाइटली लिया। देखो ऐसा नहीं होता जैसे आप हाई स्कोर करते हो वो आपका इंटरेस्टेड पेपर हो। मेरे को एडवांस अकाउंट्स में 84 आए थे अपना आईपीसी डेज में, अकाउंट्स में वो 70+ थे, कॉस्टिंग में को 70 था, टैक्स में 65 था। तो ये सब पेपर मेरे को नहीं अच्छे लगते। देखो नंबर आना अलग थी और पेपर पसंद होना इज अलग थी। मेरे को लॉ अच्छा था, बट मेरे को ठीक है आईपीसी डेज में लॉ में मेरा 45+ था। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो पेपर आपको अच्छा लगता है आप उसमें स्कोर करते, ये नहीं हो उसमें कोर कॉम्पिटेंसी बहुत बड़ा लक भी फेवर होता है, बहुत सारा पेपर भी इजी आता है, बहुत सारा क्वेश्चन कुछ देख के भी जाते हो, तो सब कुछ मैटर अलग करता था। लेकिन हाँ लॉ के लिए मेरा था यार, देख सब मेरे फ्रेंड ही बोलते थे यार लॉ का निकल गया, 3 पेपर हो गया, बहुत तो फर्स्ट ग्रुप तो पास कर गया अच्छे से। क्यों 3 पेपर में लगा था, हाँ 3 पेपर में पास कर गया, बस लॉ पास करना था, और एक ग्रुप तो कम से कम मेरा खत्म हो गया। बट मैंने इसको बहुत लाइटली ले लिया। सर लाइटली कभी पेपर को मत लेना, आप जिस पेपर में भी आप अच्छे हो ना, उस पेपर को लाइटली मत लेना, ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तो लाइटली लेने के चक्कर में मेरा 3-4 नंबर यहाँ पर मिस हो गया कि मैंने रिवीजन टाइम थोड़ा ना लेजी पना दिखाने लगा, यार ये तो देखा हुआ है, ये देखा हुआ है, ये देखा हुआ है। तो लास्ट टाइम तक पढ़ते रहना पड़ता है भाई।
एज अ टीचर ही पढ़ा रहा हूँ अभी, लास्ट टाइम तक पढ़ते रहना पड़ता है, स्टूडेंट एग्जाम देने के टाइम तक भी पढ़ते रहना पड़ता है। कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर को आप कितना भी इसमें कोर कॉम्पिटेंट हो, आप उसको छोड़ो मत, क्योंकि कोई एसएफएम में बहुत अच्छा होगा तो भैया हल्के मत लेना कोई पेपर को। और जब 3 पेपर ऑलरेडी ठीक ठाक आ जाता है, ईजी आ जाता है, तो चौथा पेपर तो और उसमें एक हार्ड बनना ही था, नहीं तो परसेंटेज तो 50-60 थोड़ी ना ऐसा ही देता है। तो बस समझ जाना गेम ऐसा होता है सर। और क्या, मैंने अटेम्प्ट किया 90 मार्क्स, मतलब सर डिस्क्रिप्टिव में 70 नंबर का आता है, मैंने उसको 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया था। तो 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करते ही आप समझ जाओ 60 में जो नंबर मिला 60 मिला। मैंने 2 क्वेश्चन शायद 2 या एक क्वेश्चन का सब पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, तो 60 मार्क्स की, क्योंकि पेपर लेंदी था, एमसीक्यू ट्रिकी थे, एमसीक्यू में टाइम लगा, केस सिनेरियोस तो ज़्यादा थे। लास्ट में मैंने चेक किया, देखो स्टार्टिंग में केस सिनेरियोस ठीक थे, लास्ट में 2 नंबर का या 4 नंबर का केस सिनेरियोस एक और बड़ा सा दे दिया। तो कहने को 3 जगह केस सिनेरियोस देखने को मिले थे आईसीआई केस पर लॉ के पेपर में। तो घुमा फिरा के लेंदी बोलूँ, लेंदी पेपर था, ट्रिकी था, इसलिए पेपर में 70% बच्चे 60% बच्चे फेल हुए सिर्फ लॉ में, जिसको 35, 34, 31, 30 ऐसे मैंने रिजल्ट देखे। इस बार बहुत सारे रिजल्ट मैं अभी देख ही रहा हूँ। तो यही बात है, ठीक है। तो ये सब आपके मिस्टेक्स वाले पॉइंट्स मैंने जो किए थे वो आप करना मत, एज अ टीचर मैं आपसे समझा रहा हूँ आपको, मिस्टेक्स मत करना, अमेंडमेंट थोड़ा करके जाना, ठीक है। पेपर ले दिया होगा, ज़्यादा फोकस करना अपने क्वालिटी में, जो पूछा वही लिखना, ज़्यादा ज्ञान मत देना जैसे मैंने दिया था सर। ज़्यादा लाइटली मत लेना पेपर को, अगर पेपर इजी भी जा रहा है ना, या मान लो लॉ में अच्छे भी, कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाओ लॉ में, पेपर को ज़्यादा लाइटली मत लेना। 3 से 4 नंबर, तो कहने को बोला जाए तो मेरा 10 से 12 नंबर और इंक्रीज हो सकता था इफ़ मैं पेपर को सीरियस लेता। चलो ये सब तो बात की बात है। अब आते हैं अपने पेपर पे। सब देखो मैंने सेक्शन हर जगह कोट की, जहाँ जहाँ मेरे को लगा मैंने सेक्शन कोट किए। और मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको ना, देखो क्या बोल रहा हूँ, पेपर एक पेपर तो ऐसे आपको देगा ही देगा गूगली, और उसमें चेकिंग बहुत तगड़ा करेगा कि आपको 70% रिजल्ट फेल करना ही करना है, लोगों को 20-25% निकालना है, 15 निकालना है। तो एक पेपर समझ जाओ कि आपका अच्छे से जाने वाला है, मतलब ऐसे ही लेने वाला है उसमें, ठीक है, आपकी बजाने वाला है, ठीक है। तो 1B सर, क्वेश्चन नंबर 1B ऐसा था जो मेरे को लगा कि पहली बार कि हाँ ये हो जाएगा। जब मैंने देखा अंदर तो मैं भूल गया, मैं ब्लैंक हो गया कि इसके प्रोविजन थे क्या। अब जब मैं बोलते रहा एग्जाम टेंशन में, पेपर तो देख लिया मैं, हर जगह पेपर देख रहा हूँ, हर जगह पेनल्टी 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 चल रहा है, क्या चल रहा है पेपर में। तो 1B मेरे को आता हुआ अभी मैं भूल गया इसमें कि वेबसाइट पे इसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, 14 डेज होता है, फिर कंपनी 7 डेज पहले होता है। मैंने पढ़ाने समय इतने अच्छे समझाया, लेकिन मैं एग्जाम टाइम में सच में भूल गया। तो ये होता है पेपर में नर्वस मत होना। देखो मैंने लिखा 160 में इतना 14 डेज पहले बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग एंड डिपॉजिट 1 लाख रुपीज, ऐसे ऐसे ज्ञान देना एनालिसिस में हैज अप्लाई 160। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लिख पाया, क्योंकि सेकंड पॉइंट लिखा था इसमें कि इज देयर एनी अल्टरनेटिव, यस अल्टरनेटिव है, वेबसाइट पे डाल दो, बट ये सब मैं भूल गया था। तो ये नर्वसनेस में होता है। बट आईसीआई ने कितना नंबर दिया इसमें, 0.5 दिया, क्योंकि ठीक है यार मैं सच में ये ब्लैंक हो गया था क्वेश्चन में, ठीक है। सर 1C फिर आईसीआई ने अमेंडमेंट हिट किया। अमेंडमेंट में यहाँ पे था कि पहले अगर लॉस होता था कंपनी को या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता था, तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पैसा मिलता था ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सब डायरेक्टर को मिलेगा कंपनी को लॉस होगा। तो पहले सिटिंग फीस की बात कर दी, सिटिंग फीस कम से कम हर डायरेक्टर से मतलब ज़्यादा होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर या मान लो इक्वल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने पूरा ज्ञान दिया, सेक्शन 197 सजेस्टेड देखो सेक्शन 197 का पूरा ज्ञान दिया मैंने। 197 ऑफ रेलवे प्रोविजन एक्ट, इतना इतना सिटिंग फीस 1 लाख पर डायरेक्टर। देखो जहाँ जहाँ कीवर्ड्स है ना, वहीं पे लिखते लिखते कीवर्ड्स करते आना, नंबर का इंपैक्ट पड़ता है। कीवर्ड्स बहुत मतलब मैंडेटरी मान लो कीवर्ड्स लिख, बाद में ये मत सोचो कीवर्ड्स बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कीवर्ड्स आपको ऑन टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 1 लाख रुपीज। हाँ एक बात और, कोशिश करना कि जहाँ नंबर भी रहना उसको थ्योरी में लिख के आना, मतलब थ्योरी में डिस्क्रिप्टिव 1 लाख लिखा हो तो 1 लाख रुपीज लिख के आना। ये 1 लाख नंबर लिख के मत आना, ब्रैकेट में 1 लाख नंबर लिख देना, बट 1 लाख रुपीज लिख के आना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना 1 लाख रुपीज, ऐसे करके लिख के आना, ठीक है। देखो सब कुछ सही लिखा हुआ था। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिटिंग विद दैट द सेम फॉर इवेंट एंड सर्विस डीम्ड टू इनवैलिड। तो मैंने एनालिसिस पूरा किया यहाँ पे। देखो क्वेश्चन लेंदी कितना था, पहले तो आपसे पूछ रहा है ये 4 नंबर के लिए, ये C1 पूछ दिया, C2 पूछ दिया, ये 4 नंबर के लिए 2 आप सब ये पूछ रहे हो, सब पॉइंट्स पूछ रहे हो, बहुत लेंदी पेपर है। फिर सेकंड में शेड्यूल 5 को हिट किया गया, ठीक है। देखो शेड्यूल 5 को सेकंड में हिट किया गया। अकाउंट सेक्शन इतना इतना, इफ कंपनी हैज नो प्रॉफिट, एक प्रॉफिट एंड दे में रिसीव रेम्युनरेशन एज पर शेड्यूल 5। देखो शेड्यूल 5 को हिट किया गया, शेड्यूल 5 को हिट किया गया, जहाँ पे 24 लाख रुपीज पर एनम आया आंसर मेरा, और यहाँ पे इनका आंसर 24 लाख ईच आया, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल निकाला इन्होंने लिख के एक्सप्लेनेशन करके, मैंने इफेक्टिव कैपिटल निकाला ऐसे करके, ठीक है। कहीं ना कहीं चार्ट में जहाँ पढ़ा था वहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल ऐसे ही लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
बट क्या बोलूँ ना, खुन्नस होता है। इतना सही लिखने के बाद भी सोचो, प्रॉपर मैंने डाला, प्रॉपर मैंने सेटिंग फीस निकाल दिया, प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन निकाल दिया, प्रॉपर मैंने प्रोविजंस कोड किए, प्रॉपर मैंने प्रोविजंस लिखे, प्रॉपर मैं एनालिसिस एंड फैक्ट डाला, फिर भी बोलो ना एक पेपर वो चेक करेगा ही करेगा जहाँ पे उसको रिजल्ट कम करना है। तो यहाँ पे मेरे को 4 में 2.5 मिला, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था 4 में 3 या 3.5 मिलने का, ठीक है। सर 1A क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आ गया कैलकुलेशन का, जो इस चैप्टर जल्दी आता नहीं है, 2-3-4 अटेम्प्ट करके आता, बट इस बार इसी अटेम्प्ट में इसका बारी था आने का, और ये मैंने करके गया था। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन निकालना था कि जो इफेक्टिव जो नेट प्रॉफिट मिलता है ना 11%, 5% ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन निकाला था, सेक्शन 198 के तहत निकलता है। तो देखो 198 के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाल दिया, ठीक है। आंसर 70 लाख रुपीज़ आंसर आएगा, जो कि मैंने 70 लाख रुपीज़ निकाल दिया था। इसमें प्लस माइनस 4 लाख, फिर माइनस 5 लाख, फिर माइनस 9 लाख, फिर 15 प्लस, फिर 3 ऐड, टोटल आएगा 70 लाख। तो कैलकुलेशन मेरा प्रॉपर आया, नोटिंग नोट नहीं दिया क्योंकि मैंने नोट यहीं पे दे के रखा होगा। अब चेक करना, चेक किया या नहीं किया, सेक्शन मैंने प्रॉपरली कोड किया, ठीक है। फिर 7 देखो, सेकेंड में बोला था कि इसका कहाँ का रिपोर्टिंग होता है। तो देखो सेक्शन 143 में रिपोर्टिंग करना पड़ता है ऑडिटर को, रेम्युनरेशन कितना मिला, रिकॉर्ड रेम्युनरेशन एज पर 197 था ही नहीं था, तो विद रेम्युनरेशन इज पेड टू एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197। देखो प्रॉपर्ली मैं लिख के गया था, देखो सेक्शन 197 था ही नहीं था। ऑल्सो चेक विद शेड्यूल 5 फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, तो सब कुछ मैं लिख के गया था। बट कहीं ना कहीं है ना वो गलत कर दिया। देखो पेपर चेक करने का दिमाग में पता नहीं क्या होता है उस समय, जब पेपर एक सब पेपर इजी आया ना, एक पेपर उसको हार्ड बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको काटेगा नंबर। थर्ड में क्या था, किस मोड में दे सकते हैं, तो बाई मंथली पेमेंट, बाई स्पेसिफाइड परसेंटेज, या मान लो कैसे भी करके पार्टली ये पार्टली वो करके, तो परसेंटेज फिक्स स्पेसिफाइड परसेंटेज और फिक्स एब्सोल्यूट अमाउंट इन कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टली फिक्स पार्टली एब्सोल्यूट अमाउंट, जैसे भी करके दे सकते हो। सर कितना मिला, इतना अच्छा से आपने आंसर प्रेजेंट किया। थर्ड नंबर भी सही था, कहीं ना कहीं वो सेकंड भी सही था, रिपोर्टिंग वाला आंसर भी आपका 70 लाख सही आया, सब कुछ तो सही चल रहा था। आपने प्रोविजंस भी कोड किया ऊपर थोड़ा मोड़ा, सब में प्रोविजंस भी कोड किया। नेट प्रॉफिट मिलता है 11 लाख रुपीज़ टोटल नेट प्रॉफिट मिलता है। थोड़ा मोड़ा ये लाइन मैं कहूँ तो मिस था, लेकिन फिर भी यार 3.5 सही आंसर निकालने में मुश्किल हो रहा था लोगों को। मैं 70 लाख सही आंसर निकाल के आया, फिर भी मेरे को एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे 4 नंबर मिलने का, जो कि 4 नहीं 5 भी मिल जाता मेरे को 6, लेकिन ठीक है एक पेपर को हार्ड वो चेक करेगा ही करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इतना सही सा प्रेजेंट करके पेपर आओगे जहाँ पे कैलकुलेशन सही है, प्रोविजन सही है, जहाँ सब कुछ सेक्शन वाइज कोड कर रहे हो, शेड्यूल भी लिख रहे हो, टिक भी मार रहे हो, अंडरलाइन भी मार रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो यहाँ पे, फिर भी आपको नंबर कम मिल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन मैटर इन लॉ टाइप ऑफ पेपर्स, ठीक है। और वो चेक करने वाले दिमाग पे भी पता नहीं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसमें बोल दिया जाता है उनको कि आखिरी पेपर है, बच्चों को लटकाओ, जितना काट सकते हो काटो। तो काट के भी मैं ठीक है 6.5 दिया, मैं अच्छा था, स्टार्टिंग ठीक था, लेकिन यहाँ पे मैं उम्मीद था कि 40 में 9 आना चाहिए। इसमें 2 नंबर और मैंने उम्मीद था कि 1.5 बढ़ना चाहिए इस पे, और इस पे 0.5 है तो 1 पॉइंट नंबर बढ़ना चाहिए, प्रॉपर लिखा था मैं। सर 5 है, सर 5A सर 5A कौन सा क्वेश्चन था सर? 5A था कॉम्प्रोमाइज वाला चैप्टर का क्वेश्चन था, ठीक है, एमल्गेमेशन कॉम्प्रोमाइज वाला। इसमें ये होता था ट्राइब्यूनल पास एक बार चला जाता है, क्या ट्राइब्यूनल मॉडिफाई कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, ऐसा था, ठीक है, नहीं कर सकता। इसका कंक्लूजन यही आया था, आंसर भी 4 नंबर था। जस्ट एग्जाम से पहले ही मैं टॉपिक देख के गया था, सेम लाइक क्वेश्चन स्टडी मैट में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स में था ऐसा क्वेश्चन, रिजोल्यूशन पास किया, और कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर क्वेश्चन ये आ चुका था। तो ये मेरा प्रॉपर कंप्रोमाइज चैप्टर बना हुआ था। अब मैं एक सजेशन देता हूँ, सुनो, इस अटेम्प्ट में कॉम्प्रोमाइज पूछ चुका है, मई अटेम्प्ट के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कौन सा चैप्टर नंबर प्रिवेंशन ऑपरेशन, हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में ये मिस हुआ था इस बार। अब मैं बोलूँगा आप इसके अल्टरनेटिव में आप वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें क्लास एक्शन है। क्लास एक्शन करके जाना, 245 वाला सब सेक्शन, वहाँ पे सब सेक्शन 245, 241, 244 जहाँ नंबर गेम में करके जाना, 4 से 5 में मिलेगा, इसी का अल्टरनेटिव मिलेगा, क्योंकि इस बार इसने पूछ दिया यहाँ पे तो अल्टरनेटिव मिलेगा। देखो प्रेजेंट मैंने इसको प्रॉपर किया था, प्रोविजंस मैंने लिखा, फिर मैं एनालिसिस एंड फैक्ट लिखा, फिर मैंने कंक्लूजन लिखा। सो द ऑब्जेक्टिव इज बाय डायरेक्टर्स नॉट बाय ट्राइब्यूनल हैव पावर टू मॉडिफाई द स्कीम इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट और नॉन, हाँ सॉरी, ट्राइब्यूनल उसको मना कर देता है, ट्राइब्यूनल उसके पास पावर होता है कि उसको मॉडिफाई कर सके फिर से जो भी कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर पास करता है, ठीक है। तो मेरे पास पूरा फुल पावर है। तो यहाँ पे मेरे को नंबर मिला 3 नंबर मिले, प्रॉपर मैंने कंक्लूजन प्रोविजंस एनालिसिस सही लिखा। देखो सेक्शन नहीं भी लिखा तो देखो जहाँ पे सेक्शन लिख रहा हूँ नंबर नहीं मिल रहा है, जहाँ सेक्शन बस एज और रिलेटेड प्रोविजन लिख रहा हूँ सेक्शन मिले वहाँ मिल रहा है। तो ठीक है यार, सेक्शन याद है तो लिख के आ जाना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, प्रोविजन कंक्लूजन एनालिसिस फैक्ट प्रॉपर होना चाहिए। 5B सर 5B में क्या हो गया, 5B मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मैंने पढ़ाते वक्त ही बोला कि मैंने ना जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। क्या कि हम पूछा था रिफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और ऊपर सारा गेम लग रहा था मेरे को, क्या पता IRP का क्वेश्चन वो
आईबीसी का क्वेश्चन है, सारा गेम लगा था आईबीसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, ये वो दिस दैट। मैं नीचे देखा ही नहीं कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये सेक्शन नंबर 429 था। मैंने बाद में पढ़ाते बच्चों को समझाया भी, ये गलती करके मत आना, नीचे क्वेश्चन आके पूछना कि उसकी नीड क्या है। ऊपर वो सारा कहानी घुमाएगा आईबीसी का, नीचे लिख देगा एज पर कंपनीज एक्ट। तो कम से कम लिख के आना एज पर कंपनीज एक्ट रिलेवेंट प्रोविजन। मैं क्या लिख के गया, एज पर प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, इतना इतना इतना। भाई यहीं पर गलत हो गया मैंने, ठीक है। फिर मैंने, हाँ मैटर मेरे को सही था कि हाई कोर्ट कहीं पे उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये सब सही था। पर ये मैंने तुक्का मार के बना रहा था, बट ठीक है। एक नंबर मिल गया। एक्सपेक्टेशन 0 था मेरा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगा स्टार्टिंग ही गलत होगा। रिलेवेंट प्रोविजन मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। नहीं देखो, मैंने कंपनीज एक्ट का नहीं छोड़ा, किसी और एक्ट का मैंने, कोर्ट का मैंने प्रोविजन लिखा, फिर भी मेरे को 1 नंबर मिला। तो थोड़ा मिथ निकाल देना कि आप सेक्शन गलत करके आओगे नंबर नहीं मिलेगा। मैंने तो भाई सेक्शन छोड़ो, मैंने तो एक्ट ही चेंज कर दिया। कंपनीज एक्ट पूछा, मैंने तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लिख दिया, फिर भी मेरे को प्रॉपर इसका कंक्लूजन लिखने का, सही से लिखने का 1 नंबर मिला। तो 1 नंबर मिला इसमें, ठीक है। 5B था ना, 5B 1 नंबर मिला, ठीक है। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है, आराम से लिख के आओ क्वेश्चन, प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन पूरा लिख के आओ। जैसे मैंने और भी पेपर्स बताया, कंक्लूजन नंबर मिलता है, ठीक है सर। 5C इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का था। सिर्फ बोलूं तो सारा रिजोल्यूशन वाला जो होता है ना, 66% 90% वहां पे खेलता, ठीक है। देखो देखो 90% विड्रॉल लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके रेजोल्यूशन वाला खेलता। तो 90% देखो, परसेंटेज को ना नंबर में लिख के मत आना, परसेंटेज को है ना वैसे लिख के ना, जो जैसे लिखाता है डिस्क्रिप्टिव में, फिर ब्रैकेट में नंबर लिखना लिख देना। परसेंटेज कभी भी है ना ऐसे लिख के मत आना, 90 लिख के आना, 90%, ठीक है। तो देखो प्रॉपर सही था, मैंने प्रोविजन सब डाला। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी इफ एनी एप्लीकेशन विड्रॉ, उसके एक्सेप्टेंस से पहले विड्रॉ, बाद में कर रहे हो तो 90% का विड्रॉल चाहिए। उससे पहले कर रहे हो तो अपने जो भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको बोल दो, वो करवा देगा विड्रॉल, ठीक है। परफेक्ट, चलो ये इजी था, ठीक है, इजी था। द फाइनल अप्रूवल सच विदाउट शैल बी ऑर्डर पास बाय द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, दैट इज एनसीएलटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज पास द फाइनल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल, ठीक है, प्रॉपर सही था। बट ठीक है, इसमें भी बोलो ना, नंबर काटना चाहे तो वो अच्छे से नंबर काट सकता है। यहाँ भी उसने मेरा 2.5 मार्क्स काट लिया, 3.5 ही दिया, ठीक है। जबकि देखो मैंने प्रॉपर सही लिखा सब जगह। पहला मैं 90% था, ये मैंने सेक्शन का कुछ रेफरेंस नहीं दे पाया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 90% ऑफ कमेटी ऑफ क्रिएटर्स लिखा, सब कुछ था मेरा यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं अंडर सेक्शन 12A कोड किया यहाँ पे, अंडर सेक्शन 12A कोड किया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने हर चीज़ ट्राई किया, हर चीज़ लिखना ट्राई किया, बट बोलो ना नंबर काटना चाहता है उसको, नंबर काट रहे थे वो 3, वो फुल मार्क्स। यहाँ पे मेरे को अगर सही से मिलता ना 5 मार्क्स मिलता मेरे को, प्रॉपर मैंने सब कुछ सही लिखा था। देखो अंडर सेक्शन 12A मैंने 12A कोड किया, जो कीवर्ड्स थे। 90% भी वोटिंग पावर मैंने कोड किया। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय पासिंग रेजोल्यूशन 90%। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी मैंने ये भी डाल दिया, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंस्टिट्यूटेड इन ऑपरेशन के टाइम मिस्टर कुड सबमिट विड्रॉ टू इंटरिम रेजोल्यूशन, ठीक है। द एप्लीकेशन सबमिट टू विड्रॉ टू एग्जीक्यूटिव इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मैंने सब कुछ कोड किया यहाँ पे। फिर भी कितना मिला, 3.5। तो कहीं ना कहीं बोलूँ ना, पेपर हार्ड आता तो ऐसे एक पेपर आपको चेकिंग ऐसा करेगा जहाँ पे कोशिश करेगा आपको 30-32 पे ले आए। तो भाई उतना में इतना लिख के आना पड़ेगा आपको, इसलिए पेपर ICAI का हार्ड नहीं होता है। चेकिंग इतना कर देते हैं ना, वो आपको काट कूट के इतना नंबर दे रहे हैं। सोचो जब मैं इतना कंटेंट लिख के आया, फिर भी मैंने प्रॉपर कंटेंट, सब कीवर्ड्स मैंने लिखे थे यहाँ पे, फिर भी मेरे को कितना मिला यहाँ पर, 3.5, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ भाई साहब, एक पेपर आज टफ बनाएगा, बी रेडी, ठीक है। 3A क्या था, 3A था रजिस्टर वैल्यू क्वेश्चन। सर टिकटो मेरे नोट से मैंने बना रखा था, ठीक है। पढ़ाने का पढ़ाया भी है रजिस्टर वैल्यू क्वेश्चन। चांसेस कम है इस बार आने का, इस बार चांसेस कम है मेरे को डॉर्मेंट कंपनी या रिमूवल ऑफ नेम आने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। 3A देखो वही था, 10 साल के लिए हो गया तो भाई 7 साल ज़्यादा हो तो कभी नहीं बन सकते। गलत रिपोर्ट दे दी है तो कितना पेनल्टी लगेगा सब बताना पड़ता है। मैक्सिमम 5,25,000 इन प्रेजेंट 1 ईयर, और भी लग सकता है। देखो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख तक लग सकता है और 1 ईयर तक लग सकता है। रिफंड करना पड़ेगा। मिस्टर सार कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड हो गया तो भैया कभी नहीं बन सकता, ठीक है। इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, मिस्टर सार चार्टन कन्विक्टेड हो गया 10 साल के लिए, तो 7 साल से ज़्यादा हो गया तो कभी नहीं बन सकते रजिस्टर वैल्यूएबल। 7 साल ज़्यादा हो गया तो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर, ठीक है। डाला मैं सब कुछ डाला, 2.5 मिला चांस। देखो इसलिए पेपर इसको हार्ड आया था। बहुत सारे लोगों को पेनल्टीज प्रोविजन सब याद नहीं था, 1 साल याद नहीं था, ये सब याद नहीं था, तो 4 नंबर का पेनल्टीज था यहाँ पे सब। देखो रवि इज नॉट रजिस्टर, ठीक है, सही था, कंक्लूजन सही था। 3B क्या था, 3B सर ये देखो, ये चैप्टर बहुत सारे लोग B में रखते हैं, मैं चैप्टर को A में रखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज चैप्टर नंबर, चैप्टर वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वही था ना, हाँ। तो उसने पूछ दिया
प्रोस्पेक्टस बारे में मेरे को लग रहा था ये क्वेश्चन आने ही वाला है, बहुत बार मैंने देखता था बुक में, सोचता इतने अच्छे पॉइंट्स है, क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा, एग्जाम में बहुत कम बार आया, शायद आया भी नहीं था ये क्वेश्चन। तो मेरे को सब याद था, इसमें सारे पढ़ाने समझाया कि ऑल्सो अटैच पावर ऑफ अटर्नी। देखो prospectus you got any consent to the issue regarding expert का consent, expert consent is also required, also attach power attorney, power of attorney is also attached। देखो prospectus must be dated and signed लिखा होगा कहीं भी, prospectus must be dated and signed लिखा होगा। और दिखाता हूँ, in case of any agreement with MD is also attached, contact with managing director MD in case of contract also attached, ठीक है। any future plans, material contracts previous 2 years, material contracts पूछ रहा है, material contract not but enter within preceding 2 years, copy of underwriting agreement, copy of underwriting agreement, ठीक है। also attach principal charter of company along with enactment under which company is incorporated। अब contract principal charter मैंने ये ज़्यादा ज्ञान दे दिया इसमें यहाँ पे ठीक है। अब देखो ये मैं जबरदस्ती लिख रहा था कि इन केस ऑफ एनी कंपनी कॉर्पोरेट इन इंडिया कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ इंडिया, वो 30 दिन के अंदर आरओसी। भाई ये पूछ ही नहीं रहा था मेरे से 30 दिन के अंदर आरओसी, ठीक है, ये पूछ ही नहीं रहा था कहीं पे। मैं इसको ज़्यादा ज्ञान दे रहा, देख मेरे को लॉ आता है, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे को लॉ आता है। नहीं, ऐसा नहीं करना एग्जाम में, जितना पूछो उतना लिख के आना। फिर बोल दिया गया, सुनो, फिर बोल दिया एज ए लीजन ऑफिसर। लीजन ऑफिसर क्या होता है, जो बीच का मीडिएटर होता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, बाहर कंपनी, इंडिया में आरओसी, वो बीच का आदमी क्या होता है, दोनों के बीच का मीडिएटर काम करता है। तो वही बोला है, तुम लीजन ऑफिसर हो, लीजन ऑफिसर हो, तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करवानी है एज पर रजिस्टर फॉरेन कंपनी रूल्स के हिसाब से। तो 3 चीज़ें थी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, मैंने बताया था इसे, दूध में से मलाई निकाल खाना, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। देखो ये सब तो मैं जान मुझे पता नहीं क्या लिख रहा था, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ये सब लिखना ही नहीं था इसमें, क्योंकि मैं ना डर गया, मेरे को लगा यार ये भी डॉक्यूमेंट्स तो कहीं सबमिट नहीं करना होता है, बट मैंने छोड़ा, इसको ज़्यादा लिख दिया, क्या नहीं लिखना चाहिए था। ऑल्सो फाइलिंग स्टेटमेंट 6 मंथ क्या क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिपैट्रिएशन प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड, मैंने सब कुछ लिखा। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड डिविडेंड होगा, ट्रांसफर ऑफ फंड्स में ना इंक्लूडिंग डिविडेंड होगा, ठीक है कोई बात नहीं। बट यहाँ पर मिले कितने मेरे को, 3B आई गॉट 2 नंबर, 3 नंबर मिलना चाहिए था मेरे को यार। इतना लिखता है यार, इतना क्वेश्चन 4 नंबर के इतना कौन लिखता है। सब कुछ ज्ञान दे दिया मैंने, पता नहीं क्या दिक्कत था सर। 3C एंड 3D बोथ आर फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। 3C था वो कॉन्फिस्केटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। और 3D था कि क्या पुलिस ऑफिसर वो कर सकता है, क्या कहते हैं, अरेस्ट कर सकता है। देखो इसमें नंबर क्यों नहीं कटा, मैं प्रॉपर देख के बताऊंगा इसमें नंबर क्यों कटा। देखिए मैंने प्रॉपर सब कुछ लिखा था। 3D दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे को 0 दिया गया, ठीक है। दिखाता हूँ, पता नहीं चाहिए 3BC लग गया इसको, इसने 0 दे दिया मेरे को, ठीक है, गलत कोड कर। देखो ये मैंने केस सिनेरियोस बनाता हूँ, प्रॉपर केस सिनेरियोस आपको ऐसे बनने चाहिए, ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा आपका। अब 3D क्या था सर, 3D था कि हाँ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑफेंसेस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। देखो एज पर इतना कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल सब कीवर्ड्स में लिखा था, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड एनी अदर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, सब मैंने लिख के आया था, ठीक है। देखो if the authorized by central government by general order special order, ठीक है, if by taking by function by passing a general order special order। देखो सब की पॉइंट्स में लिख के आया था। फिर भी इसे नंबर क्यों कटा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन मिसिंग था, क्वेश्चन में ना क्लियर नहीं था, एम्बिग्यूटी था। उसने बोल दिया कि पुलिस ऑफिसर क्या अरेस्ट कर लिया, उसने सही किया। देखो भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर देके पास कर रहा है या नॉर्मल ऑर्डर देके पास कर रहा है, तब वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर देके पास किया कि नहीं किया, तो मैंने इंटरप्रेट लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्पेशल ऑर्डर देके पास नहीं किया होगा, तो अरेस्ट करना दिक्कत है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। बट आंसर में था कि हाँ ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर पास किया, वो अरेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे मेरे को 0 नंबर मिल गया, क्योंकि मेरे सारे की पॉइंट्स सब कुछ सही थे। इन दिस केस पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट फॉर द ऑफेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑब्जर्व पुलिस हैव नॉट टेकन एनी प्रायर पर्सन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सो द कंडीशन ऑफ पुलिस ऑफिसर इज नॉट राइट। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज करता है, तुम अरेस्ट कर सकते हो, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का कम से कम स्पेशल ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखा मेरे को। बट मेरे को लगा इंटरप्रिटेशन यही होगा, बट लॉ की इंटरप्रिटेशन तुम्हारे लिए अलग है, उनके लिए अलग है। उन्होंने एज्यूम करके मान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया होगा स्पेशल ऑर्डर वाला, ठीक है, मेरे को 0 मिल गया। 3C मैं देख के बताऊंगा 3C में 0.5 क्यों मिले, क्योंकि वहाँ पे इनकम्बरेंस वाला चीज़ था, सब कुछ मैं लिखा था। देखो ठीक है, सब कुछ मैं लिखा, 3C में देख के बताऊंगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 3D 0 नंबर दे दिया, पता नहीं क्यों दिया, बट ठीक है। 6A सर 6A आया था विजिल
ठीक है। 6A, 6A दो ऑप्शन था। हाँ, विजिल मैकेनिज्म क्वेश्चन था, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी को बनाना पड़ता है। और नहीं दिया, ठीक है। कैन मिस्टर डायरेक्टर कैन मिसेस रीना डायरेक्टर यूज अ सेफगार्ड मैकेनिज्म ऑप्शन अवेलेबल इन द कंपनी रिगार्डिंग अबाउट रिपोर्टिंग, वो विजिल मैकेनिज्म है, एज पर विजिल कंपनीज एक्ट इतना स्टेट रिपोर्ट रिगार्डिंग विजिल एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट क्रिएट, ठीक है। लिस्टेड कंपनी बनाना पड़ता है, देखो सब कुछ मैं लिखा था, ठीक है। द प्रोविजन विजिल मैनेजमेंट ऑफ द इतना कर अकॉर्डिंग टू लिस्टेड कंपनीज एंड एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न, तो वही सर यस कर सकती है। यस मिस्टर रीना यूज द सेफगार्ड मैकेनिज्म फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर रीना टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो हाँ कर सकती है। मैं डायरेक्टली रिपोर्ट टू द चेयरमैन, ठीक है। सेकंड पूछा था क्या हु इज द रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो सिंपल सा था, रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो मैं लिखा अंडर द बीच में द विक्टिम कैन एक्सेस टू मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी बिकॉज सम कमेटी टेक इंटरेस्ट ऑफ ऑडिट, लिखा मैंने, ठीक है। थर्ड में लिखा कहाँ कहाँ उसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कंपनी डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी, लिखा मैंने। सर रिपोर्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी। फिर भाई साहब ने पता नहीं क्यों मेरे को 1.5 ही दिया। तो मैं वही बोल रहा था, पेपर हार्ड आएगा ना, एक पेपर ऐसा आएगा जहाँ पे चेकिंग भी ऐसी होगी, और पेपर ऐसा आपको हार्ड भी आने वाला है, प्रैक्टिकल पता नहीं पेनल्टी वेनल्टी सब डाल देगा। तो लॉ का पेपर हो चुका है, चांसेस मेरे को लग रहा है कि मई अटेम्प्ट में आपका एफआर का पेपर थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि एग्जाम में नहीं आ सकता है ना भाई, वही आने वाला है, उसको करके आना। जहाँ पे दिमाग में आ जाए ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो तो कर लेना आप, ठीक है। सर सेकेंड की बात करता हूँ। सेकंड बात कर रहा हूँ 6B था ये अमेंडमेंट, जो मैं बोला कि मैं छोड़े चला गया। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 ईयर जगह 2 ईयर हो गया था अमेंडमेंट में, और ऐसा ही कुछ मिस्टेक था, 10 ईयर जगह 4 ईयर हो गया था। तो मैं दोनों जगह गलत लिख के आ गया, अमेंडमेंट की बात मत करो। ये क्वेश्चन देखिए मेरे को अभी भी रोना आता है, ठीक है। तो बस एक वर्ड का खेल था, दोनों वर्ड मेरे लिए कांड कर दिया, दोनों वर्ड ने मेरे लिए, ठीक है। देखो कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 ईयर्स हो गया 1 ईयर की जगह, और यहाँ पे 4 ईयर हो गया था, ठीक है। तो बस ये 3 ईयर्स हो गया था, बस ये दो क्वेश्चन मेरे को ध्यान नहीं था। ये अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट था, ऑलरेडी एक अमेंडमेंट आ चुका था, फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आ चुका था इस पर, तो ये मैं नहीं कर गया, ठीक है। वेक्सेसियस सर्च का क्वेश्चन आया था, बना हुआ था मेरे पास, चार्ट था, मैंने पढ़ाया भी था। वेक्सेसियस सर्च का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो वेक्सेसियस सर का क्वेश्चन अच्छा था। पेनल्टी मैंने पढ़ा, देखो पेनल्टीज मैं इसलिए बच गया ना, कहीं ना कहीं मेरे को, देखो मैं मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा भी रहा था ना, मैंने वो बताया इंपॉर्टेंट पेनल्टीज क्या क्या है। जैसे एक रिपोर्टिंग एंटिटी का पेनल्टी है 10,000 रुपये का, ठीक है। तो वो सब आ सकता है। देखो एज पर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इतना पर्सन नॉट बिलो रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर हैज रीजन टू रिकॉर्ड राइटिंग वाइटिंग इतना, इन दिस केस राइटिंग में चाहे तो नहीं तो 50,000 से लेकर 2 साल तक आपको जेल हो सकता है। देखो 2 ईयर्स और फाइन विच में अप टू 50,000 रुपीज और बहुत, बस कीवर्ड्स मिल गया इसको, बस कीवर्ड्स इसको चाहिए था। इम्प्रेसमेंट कंक्लूजन केस मिस्टर रंजीत इज लाइबल फॉर पेनल्टी ऑफ 50,000 इतना था, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बस इसमें मेरे को दे दिया इसने 2.5 नंबर, 3 में से 2.5 नंबर। तो देखो कितना बड़ा लिखा मैंने, एक पेज में निपटा दिया इसको। जहाँ मैंने अच्छा लिखा वहाँ पे नंबर नहीं मिला, जहाँ निपटा दिया नंबर मिला। तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं लॉ के पेपर में मैटर करता है, ज़्यादा ज्ञान मत लिखना। 6D था, 6C नहीं था, 6D था। देखो ध्यान से आंसर लिख के आना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें ये था, देखो ये ना वॉलंटरी वाला क्वेश्चन था, वो पास करके आप खुद से लिक्विडेट कर सकते हो, वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या वहाँ पे लिक्विड, वहाँ पे आईबीसी में क्या आईआरपी चेंज हो सकता है, लिक्विडेटर चेंज हो सकता है? तो यस आईबीसी लिमिटेड कैन रिप्लेस मिस्टर टीरा विद अनलिमिटेड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन शायद मिस कर गया था यहाँ पे लिखना, ठीक है। वॉलंटरी लिक्विड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीओसी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक नंबर मिला, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 14 डेज मेरे को याद था, क्योंकि हर जगह यहाँ पे 7 डेज है, बट लास्ट में लिक्विडेशन में 14 डेज था, देखो 14 डेज। तो बस मेरे को इसलिए 1 नंबर मिला, और सब मेरे को याद आ नहीं रहा था, उसमें पेपर ऐसे ही टफ हो चुका था, ठीक है। सर 4C, सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। हाँ 4C फॉरेन कंट्रीब्यूशन 1,12,20,000 तक ब्रदर्स है, ठीक है। तो रिलेटिव से मिलता है 1 लाख से ऊपर, FC1 में बताना पड़ता है। FC1 में 30 डेज का बताना पड़ता है, देखो मैंने सब लिखा है। FC1 में बताना पड़ता है 1 लाख ज़्यादा मिलता है तो। और सेकंड में क्या था, बाई वे ऑफ गिफ्ट मिला इसको, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए मिला, द मार्केट वैल्यू इन इंडिया 1 लाख था। इन इंडिया चेक करना होता है और पर्सनल गिफ्ट होना होता है, तो वे फिर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है।
आर्टिकल एग्जाम होता है। तो therefore TV segments shall not be deemed to fall under hand known reporting compliance shall be attracted in the case any article used by way of gift for personal use इतना 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 एक दिन is not be treated as foreign contribution। ठीक है, तो कितना मिला मेरे को इसमें? मेरे को इसमें 1 नंबर मिला यार। क्यों ICI क्यों यार, मैंने प्रॉपर लिखा, सब कुछ लिखा था। मैं वही बोल रहा हूँ, पेपर थोड़ा आराम से करके आना, ठीक है। एक पेपर एक्सपेक्टेशन रख के मत आना, पूरा लिख के आओगे, देखो क्या नंबर, मैं सब कुछ लिखा, सही से लिखा, ठीक है। 4D क्या था, आर्बिट्रेशन वाला था, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। इसमें देखूंगा 3 मंथ के अंदर क्या हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। देखो 3 मंथ्स, तो वही मैं बोल रहा हूँ, नंबर को भी ना लिख के आना। 3 मंथ्स होता THREE 3 मंथ्स लिख के आना, ये गलती मत करना। वो 3 मंथ्स ये ध्यान नहीं होता, वो THREE दिखता है लॉ के पेपर में, ब्रैकेट में 3 लिख देना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्टे नहीं हो सकता है, देयर बी नो ऑटोमेटिक स्टे, मैंने गलती से लिख दिया यस ऑटोमेटिक स्टे, ठीक है, गलती हो गया, कोई बात नहीं है, बच्चे से गलती होती है एग्जाम प्रेशर में। 4A एंड 4B मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया लास्ट में, मैंने क्या पता, मैं सोचा अंधाधुन मार देता हूँ, मेरे को टाइम नहीं बच रहा था, सब मैंने 15 डेज मार दिया। 4A टाइम नहीं बन रहा था, लास्ट में 1 मिनट बचा था, मैं क्या करूँ, कुछ याद नहीं आ रहा था, मैंने 4A 4B अंधाधुन कर दिया। तो ठीक है, पेपर देखा जाए तो देखो कहीं ना कहीं टफ चेकिंग हुई है। जहाँ मेरे को 6 में से 5 उम्मीद था, वहाँ पे 3 मिला। जहाँ 5 में से 4 उम्मीद था, वहाँ पे 1.5 मिला। जहाँ पे 4 में से 2-3 उम्मीद था, वहाँ पे 1 मिला। तो पेपर आप अच्छा करके भी आओगे ना, डिपेंड अपन एग्जामिनेशन चेकर पे, जो भी चेक कर रहा है पेपर, उस पर डिपेंड करता है। की पॉइंट्स अंडरलाइन करना, थोड़ा टिप्स दूंगा, की पॉइंट्स अंडरलाइन करना, लिखते लिखते नंबर भी होगा, जैसे 90 होगा तो NINT लिख के आना, 3 होगा THREE लिख के आना, ठीक है। ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना, क्वांटिटी भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी मत फोकस करना। एक पेज लिखा मैंने मॉडल लर्निंग का, उसमें देखो 3 में से 2.5 मिला, और मैं जहाँ 4 पेज लिख रहा हूँ वहाँ पे मेरे को 4 में से 2 मिल रहे हैं। तो वही बात है, चेकर पर डिपेंड करता है, उसको की पॉइंट्स मिल गए, अंडरलाइन कर दो, कहानी खत्म, दैट्स इट। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। लॉ के लिए इस बार एग्जाम में टेंशन मत लेना, पेपर ठीक ठाक आने वाला है। FR वाले जो रेडी हुए हैं, FR या SFM, इस बार टफ होने वाला है, थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। और SFM टफ होता है तो रिजल्ट बहुत निगेटिव होता है। तो SFM वालों नवंबर या ये अटेम्प्ट टफ होने वाला है, FR वालों नवंबर या ये अटेम्प्ट टफ होने वाला है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।